उसका मैं आज सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं 5 मार्क्स का ही सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ है कि जो क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का है मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जो ज़्यादा इजी टाइप का है मैं वो अभी स्किप करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो ये मैंने किसी का पेपर लिया है तो उससे ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन आप पढ़ लेना और हर क्वेश्चन के लिए आप खुद से, अगर नहीं मतलब आपने एग्जाम नहीं दिया बस वीडियो देख रहे हो, तो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, नहीं तो मतलब इससे आप अच्छा सीख पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल, ये आपका स्टेटिस्टिक्स से आप इस बार बहुत क्वेश्चन आया है, इससे ज़्यादा भी और भी कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल के ऊपर बेस है। तो पहली बात तो ये कि आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1 का पता होना चाहिए कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। तो बेसिकली ये आपका पी एक्स है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका एक्स है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ ऐसा है, मतलब 0 to 1 के बीच 1 है और बाकी से जगह 0 है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका म्यू एंड सिग्मा जो होता है, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन वो क्या होता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पी एक्स डी एक्स, और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी डी एक्स होगा, माइनस एवरेज ऑफ एक्स, मतलब म्यू स्क्वायर, राइट। तो इससे देखिए देखिए पी का वैल्यू है 1, 0 to 1 लिमिट में। तो पी का वैल्यू 1 पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3, और ये आप कैलकुलेट खुद से करना। 0 to 1 पी एक्स से 1 मतलब एक्स डी एक्स होगा। एक्स डी एक्स 0 to 1, इसका वैल्यू है हाफ। तो म्यू का वैल्यू हाफ है, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 मिल गया, मतलब ये 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो ये सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा आपका हो जाता है √1/12। ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपने 100 रैंडम नंबर्स लिया, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिया, मतलब ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें से आप 100 पॉइंट्स ले लिए और उसका आपने म्यू सिग्मा कुछ कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन के लिए है, ऐसे आपने 100 और ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इससे आपने म्यू सिग्मा कैलकुलेट किया। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, सेम अपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइंट्स लिया 100, उसके लिए म्यू सिग्मा कैलकुलेट किया। ऐसे आपने 100 टाइम्स ये किया है, ऐसा सेम प्रोसेस आपने रिपीट किया है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको पता है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप चाहे तो स्पाइजल के बुक से देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। वो स्पाइजल का एक बुक है, ठीक है, जो जिसका वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला बुक भी आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये म्यू, जो इतना सारा म्यू, मतलब एक म्यू 1 सिग्मा 1, म्यू 2 सिग्मा 2, म्यू 3 सिग्मा 3, ऐसे हमें मिल रहा है। तो ये जो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, ये जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने अलग अलग मीन निकाला है, ये बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसको हम जेड से लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स बाई सिग्मा। एक अलग सिग्मा है, ये अलग सिग्मा है। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जेड जेड एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसका मीन है 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 1। ठीक है, और ये जो सिग्मा होता है, ये इस सिग्मा, ये मतलब ये सिग्मा प्राइम में लिखता हूँ, सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा बाई √n होता है। ठीक है, तो ये आप स्पाइजल में देख लेना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है 0 1 का, और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा प्राइम सिग्मा बाई √n होता है। तो यहाँ पर सिग्मा हमने √1/12 कैलकुलेट किया था, और एन कितने नंबर आपने ये रिपीटेशन किया है, कितने टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, 100 टाइम्स रिपीट किया है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो ये 1/200 तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन क्या जो कि अच्छा था, मतलब अलग कॉन्सेप्ट का था, आपको पता है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो छोड़ देना ही बेहतर है। ये एक थोड़ा डिफरेंट, मतलब लोग ऐसे क्वेश्चंस, मतलब जिन लोगों को सुपर कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है वो कर लेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पर दो टाइप का करंट होता है, एक नॉर्मल करंट होता है, एक सुपर करंट होता है। ये बेसिकली आपको सुपर करंट के बारे में पूछ रहा है। ये जे जो है ना, ये जे एस के बारे में पूछ रहा है, नॉट जे एन। नॉर्मल करंट के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो देखिए नॉर्मली जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन होता है ना,
ये E/M होता है। अब जब नॉर्मल करंट का कॉन्सेप्ट में देखोगे ना, नॉर्मल करंट का जो Vn मतलब वेलोसिटी होता है, वो एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ होता है, जिस टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक मतलब ये Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है। अगर E जीरो हो जाता है तो Vn भी मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल करंट भी जीरो हो जाएगा। लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। सुपर कंडक्टर में केस के अब V सुपर मतलब S फॉर सुपर, N फॉर नॉर्मल, डी वी एस डी टी, इसको आप लिखते हो क्या, ए एक्सेलरेशन E/A। अब देखिए J इज इक्वल टू एन ई वी, ये तो सबके लिए वैलिड है, सुपर करंट के लिए भी, नॉर्मल करंट के लिए भी। तो बोथ साइड आप एन ई से मल्टीप्लाई कर दो, ये एन ई स्क्वायर E/M हो गया, और यहाँ पर एन ई से मल्टीप्लाई करोगे तो एन ई इंटू वी एस इज इक्वल टू जे एस बना देगा आपका, ठीक है। तो डी जे एस डी टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एम ई, राइट। अब बोथ साइड आप कर ले लो, ठीक है। तो डी डी टी ऑफ डेल क्रॉस जे एस, राइट, इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एम, और डेल क्रॉस ई क्या होता है, माइनस डेल बी डेल टी, राइट। अब इस साइड को, इसको यहाँ पर लेके आ जाओ, राइट। तो यहाँ पर आपको ये प्लस माइनस के साथ है तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, तो ये डेल क्रॉस जे प्लस ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, अच्छा ये वाला देखिए, ये बहुत लोग अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक इजी ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लीजिए कि ये एक्स टू द पावर 5/5, दैट मीन्स 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको आप कैल कर सकते हैं 4 टू द पावर 4 इंटू 4/5, जिसका वैल्यू है 0.8, दैट मीन्स 256 इंटू 0.8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐसा कुछ आएगा, आप देख लेना 204 205 के आसपास आएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। मेनली हम थ्री टाइप्स के रूल पढ़ते हैं। एक है रेक्टेंगल रूल, फिर आता है आपका ट्रेपिजॉइड, फिर आता है आपका 1/3 सिम्पसन्स 1/3। तो ये क्वालिटी इम्प्रूव होता जाता है, ये सबसे पोस्ट क्वालिटी का है, ये उससे थोड़ा बेटर है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है इन तीनों में से। फिर और भी बेटर बेटर क्वालिटी है, लेकिन हमें इन तीनों से मतलब है बेसिकली हमारे सिलेबस के लिए। तो आपको पहली बात तो ये पता मतलब आप गेस कर सकते हो कि ये वाले से जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बेस्ट आएगा, मतलब इसके आसपास इससे मिल सकता है। ये वाला मेथड इससे बुरा रिजल्ट देगा, तो इससे आप थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हो। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूलेशन क्या है, एक्चुअल ट्रेपिजॉइड मेथड का फॉर्मूला आपको क्या करना है, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट। और इसमें वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 टू दी पावर 4 16 है, 3 टू दी पावर 4 81 है, 4 टू दी पावर 4 256 है। तो ये आपका F0 F1 F2 F3 F4 हो गया, ठीक है। तो अब ट्रेपिजॉइड मेथड में हम क्या करते हैं, ट्रेपिजॉइड मेथड में हम स्मॉल स्मॉल पैरेललोग्राम में डिवाइड करते हैं। इसलिए मतलब आप इस पैरेललोग्राम का ये निकालोगे एरिया, हाफ इंटू एच इंटू वाई जीरो प्लस वाई वन, राइट। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे हाफ इंटू एच इंटू वाई वन प्लस वाई टू, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए वाई जीरो पॉइंट एक बार आएगा, और जो एंड वाला पॉइंट है वाई एन वो एक बार आएगा, बाकी सब टर्म्स दो दो बार करके आएगा। तो ये आप पढ़ लेना किसी भी बुक से। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से होता है, वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस डॉट 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 डॉट। तो हमारे केस में ये क्या है, एच हमारा 1 है, ये 1 1 इंटरवल में वैल्यू ले ले तो 1/2। वाई जीरो क्या है, 0 है। वाई एन क्या है, 256 है एंड पॉइंट का वैल्यू। अब इंटरमीडिएट पॉइंट का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 16 प्लस 81। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते थे। और ट्रेपिज सिम्पसन 1/3 का रूल क्या होता है, वाई जीरो प्लस h/3 वाई एन प्लस 4 इंटू जो ऑड पॉइंट्स है मतलब 1 वाला और 3 वाला, इन दोनों का सम, प्लस 2 इंटू जो इवन पॉइंट है वाई टू। यहाँ पर अगर वाई फोर एक होता तो वाई फोर होता, लेकिन हमारे केस में तो 4 एंड पॉइंट हो गया, तो ये यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो ये होगा मतलब 1/3 इंटू 0 प्लस 256
प्लस 4 इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री दैट इज 1 प्लस 81 प्लस 2 इंटू वाई टू का वैल्यू 16। तो ये आप सॉल्व कर लेना, इससे आपका आ जाएगा। तो शायद ये कुछ ट्रेपिजॉइड में ये वाला था, सिम्पसन में ये वाला था, ठीक है, शायद ये था, मतलब आप चेक करके देख लेना इस मेथड से। और सिम्पसन हमेशा बेटर रिजल्ट देगा कंपेयर टू ट्रेपिजॉइड, ये याद रखना। ओके, अच्छा, ये न्यूटन रैप्सन से इस बार मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल टेक्निक से काफ़ी क्वेश्चन आया है। देखिए, न्यूटन रैप्सन क्या होता है? न्यूटन रैप्सन का थ्योरी होता है एक्स जीरो प्लस एच, ये हम अपडेटेड वैल्यू ले रहे हैं, एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो, राइट, एफ डैश। तो इसका वैल्यू, ये हमारा रूट हम मान रहे हैं, तो एफ एक्स जीरो प्लस एच जीरो हो जाएगा। एच हो जाएगा आपका माइनस एफ एक्स जीरो बाई एफ डैश एक्स जीरो को मैं जी नाम दे रहा हूँ, तो ये जी एक्स जीरो। तो ये आप अपडेट करते रहते हो आफ्टर एवरी इटरेशन, राइट। तो देखिए, आपने पहला बोल रहा है कि एक्स जीरो को जीरो चूज करो, राइट। तो एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स जीरो क्या होगा? एफ एक्स जीरो होगा आपका जीरो माइनस वन इंटू जीरो माइनस टू, दैट इज टू। और जी एक्स जीरो क्या है? जी एक्स जीरो एफ का डेरिवेटिव है, तो इसको हम पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव वन होगा प्लस टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू। ये आपका इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव कर लिया, जी एक्स। तो जी ऑफ एक्स जीरो मतलब एक्स जीरो हम जीरो ले रहे हैं, तो जीरो माइनस वन प्लस जीरो, दैट इज माइनस वन। तो आपने तब तो हमारा अपडेटेड वैल्यू क्या है? अपडेटेड वैल्यू है एक्स जीरो प्लस एच। एक्स जीरो इज जीरो प्लस एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू है ये वाला। तो एफ एक्स जीरो का वैल्यू हमने निकाला था प्लस टू, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे दे दीजिए। और इसका वैल्यू टू निकाला था, और जी एक्स जीरो मतलब जी जीरो का वैल्यू हमने माइनस वन निकाला था, तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली टू आ गया। देखिए, एक ही ऑप्शन बस मैच कर रहा है, तो दूसरे वाला आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप खुद से करके बिल्कुल देखना, ठीक है। अच्छा, ये वाला मुझे पता नहीं, जितना मुझे पता है उतना मैं कर रहा हूँ। इस वाले को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला आप सभी ने क्या होगा, आपको पता है कि एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू होता है ये, और एल जेड का ही होता है ये। तो किसमें सबसे कम होगा वो आप देख सकते हो, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। अब सब में क्या होगा आपने, ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। करना क्या है आप सबको पता है, लेकिन उसके थोड़े से स्टेप जाने के बाद क्या करना है वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, तो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इस बार मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पार्ट से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आया था। टोटल नंबर स्टेप्स आपने ये बता लिया, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना बोल रहा है? 200। तो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो एन वन इज इक्वल टू 600 है, एन टू इज इक्वल टू 400 है, राइट। तो आपका बेसिकली जो कैलकुलेट करना है वो है 1000 सी 600 into p is 0.6 probability to write into 600 into 0.4 to the power 400, राइट। अब देखिए, इसको आप कैलकुलेटर में तो बिल्कुल नहीं बैठा सकते, कुछ जीरो दे देगा, कुछ नहीं देगा, एरर दिखाएगा। तो अब इसका फीचर्स है, कुछ जो फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है हमारा ये एक्स, मतलब आपको, आप इसको 10,000 सी एक्स 0.6 टू द पावर एक्स इंटू 0.4 टू द पावर 10,000 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, आप एक्स का वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये एक रैंडम वेरिएबल है। और देखिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? मीन होता है बाइनोमियल का एन पी। एन है 1000 और पी है आपका 0.6 प्रोबेबिलिटी टू राइट, ठीक है। तो ये आपका 600 है, और यहीं पे हमें वैल्यू भी निकालना है। तो देखिए, जब n बहुत लार्ज है और एन पी इस क्वांटिटी मतलब मीन भी बहुत लार्ज है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर n बहुत लार्ज है और एन पी बहुत छोटा है, कंपेयर मतलब बहुत छोटा है, तब वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तब देखिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या होता है? ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर। ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अब x इज इक्वल टू 600 पे हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एन वन 600 है,
और म्यू क्या है, म्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, इन पी दैट इज ऑल्सो 600। मतलब ये म्यू पे ही हमें वैल्यू निकालने को बोल रहा है, मतलब ये ई टू दी पावर समथिंग जो फैक्टर है ई टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा। मतलब हमें बस इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और एक नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि एनपी क्यू होता है। तो इससे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखना कुछ मैच कर जाएगा। ये एन आपका 1000 है, पी आपका 0.6 है और क्यू है 1 माइनस पी दैट इज 0.4। तो ये आप कैलकुलेट करके देखना, इससे शायद कुछ एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, एक देख लेना, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीडियर होता है, ये भी आपको स्पाइजल के बुक में मिल जाएगा, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो तो। राइट। अच्छा, ये वाला थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है सबको पता है कि सी इंटू एम पाई बाई ए प्लस एम पाई बाई बी आपका फॉर्मूला होता है के का, सॉरी ओमेगा एम एन का। ओमेगा एम एन इज इक्वल टू सी के, राइट। तो सी के इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए क्या होता है, 3 सेमी है हमारा, 3 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बस, अगर ये डीजेनरेट वर्ड यूज नहीं किया होता तो यहाँ पर आप सिंपली 10 एम इज इक्वल टू 1 एम इज इक्वल टू 0 पुट कर देते, तो इससे आपका 5 गीगाहर्ट्ज आंसर आ जाता, जो कि मैंने भी पहले गलती किया था। लेकिन फिर मुझे ये डीजेनरेट वर्ड देखा, तो डीजेनरेट का मतलब आपको समझ आता है कि ऐसा एम एन होना चाहिए कि तो एनर्जी का वैल्यू, मतलब ओमेगा एम एन का वैल्यू सेम आए, ठीक है। मतलब समथिंग बाई ए प्लस समथिंग बाई बी इज इक्वल टू समथिंग बाई एम प्राइम बाई ए प्लस एन प्राइम बाई बी, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ए का वैल्यू तो 3 और 2 है, मतलब सेंटीमीटर में, और ये भी 3 और 2 है, राइट। तो किस एम और इन का किस कॉम्बिनेशन से ऐसा पॉसिबल है कि दोनों में वैल्यू सेम आए। तो देखना, आप एम और एन का वैल्यू 30 लीजिए और एम प्राइम और एन प्राइम का वैल्यू 02 लीजिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि डिजेनरेट है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन से इस क्वांटिटी का वैल्यू सेम आएगा। तो आप आइदर 30 और 02 कुछ भी लेके सॉल्व करना, फिर देखना आंसर 15 गीगाहर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये डिजेनरेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने गलती किया था पहले, तो बहुत लोग गलती कर सकते हैं ये वर्ड अगर मिस हो गया तो, ठीक है। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि मैं फटाफट कर देता हूँ। देखिए, इसका तो आप पहले आइगन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, डी टू शाई डी फाइव टू इज इक्वल टू शाम पी शाई, राइट। तो इसको आप इस यहाँ पे ले जाना, कुछ के स्क्वायर आएगा, तो शाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कुछ, मतलब ई टू दी पावर प्लस माइनस आई के फाइव, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट के इज इक्वल टू जीरो के लिए है, जो कि एक सिंगल स्टेट है। लेकिन जब आप हायर एक्साइटेड, मतलब नेक्स्ट स्टेप, मतलब के इज इक्वल टू प्लस माइनस वन लिखोगे ना, ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है। यहाँ पर ई, एक के हमारा क्या है, के स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली है 2mr² ई बाई एच कट स्क्वायर। तो के का वैल्यू अब +1 हो और -1 हो, ई का वैल्यू तो सेम आएगा। तो के इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेट डीजेनरेट है, के इज इक्वल टू +1 के लिए e टू दी पावर i5 है, के इज इक्वल टू -1 के लिए e टू दी पावर -i5 है। ये दोनों स्टेट का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसके लिए आपको परटर्बेशन दे रहे हैं, तो इसलिए आपको डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको मैं केट 1 बोलता हूँ और इसको मैं केट 2 बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, केट 1 परटर्बेशन केट 1, अब ये टर्म कैलकुलेट करोगे तो देखिए, ये तो केट 1 है, तो ब्रा 1 क्या होगा, ब्रा 1 आपका e टू दी पावर -i5 होगा। तो यहाँ पर e टू दी पावर i5 आएगा, e टू दी पावर -i5 आएगा, मतलब मिल के 1 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ओनली आपका v नॉट कॉस टू फाइव का इंटीग्रेशन होगा d5, राइट। 0 टू 2 पाई, 5 तो 0 टू 2 पाई है, ये वैल्यू 0 होगा, आपको पता चल रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा 2+2 का, डायगोनल एलिमेंट पक्का 0 होगा फॉर श्योर। अब देखिए, अगर ब्रा ऐसे ऐसे एलिमेंट हम लेते हैं तो क्या है, ब्रा टू आपका है टू दी पावर i5, ब्रा टू भी टू दी पावर i5 है, केट 1 भी टू दी पावर i5 है, तो दोनों मिला के ई टू दी पावर 2i5 बनाएगा। ई टू दी पावर 2i5 इंटू कॉस 2 पाई, ऐसे टर्म का आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो दिखाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ओ है, और एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को मत भूलना, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है।
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करना है, नहीं तो गलत रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए, तो मैं जो बोल रहा था कि ये आपका जो नॉन डायगोनल टर्म्स है वो ऐसा है। तो यहाँ पर आपको वी नॉट टू पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस टू फाइव इंटू ई टू दी पावर आई टू फाइव को हम लिख सकते हैं कॉस टू फाइव प्लस आई साइन टू फाइव, राइट, और डी फाइव। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 to 2 पाई, राइट। तो ये एक इंटीग्रेशन जो कि देखिए cos टू फाइव साइन टू फाइव मिला के जीरो होगा, ये इंस्टीट्यूट से पता चलता है, बट ये cos स्क्वायर टर्म आपको कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप ये वाला कैलकुलेट करके देखना, वी नॉट बाई टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाई टू जीरो। तो इसका आप आइगन वैल्यूज निकालोगे तो आइगन वैल्यूज प्लस माइनस वी नॉट बाई टू है। तो मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहले अगर कुछ एक ही लेवल में था, मतलब दोनों सुपरपोजिशन स्टेट में था, ए टू दी पावर आई फाइव, ए टू दी पावर माइनस आई फाइव, अब वो स्प्लिट हो गया है, एक प्लस वी नॉट बाई टू पे चला गया है और एक माइनस वी नॉट बाई टू पे चला गया है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो स्प्लिटिंग है वो है वी नॉट। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब भी जो है, सॉरी वी नॉट में बोल रहा हूँ, तो वी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कहाँ हो गया? ये जेनर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। देखिए वी इन नोट पे पॉइंट तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 2 वोल्ट लग जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट। अब जेनर का बेसिक प्रिंसिपल आपको अगर पता है तो आप ये कर लोगे, ठीक है। जेनर में कंडीशन क्या होता है, इस नोट पे आप वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज V2 मान लो, और यहाँ पे VZ है जेनर वोल्टेज ऐसा मान लो। तो V1 माइनस V2 शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू VZ, तभी ये जेनर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा, नहीं तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 प्लस 5.1 दैट इज 7.1 वोल्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये जेनर कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7.1 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये मुझे नहीं पता, ये कुछ अलग ही स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट का है, स्टैटिस्टिक्स से बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपको आप शायद कर लोगे, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में आपका कुछ ऐसा होता है, साइन क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू आर स्क्वायर डी आर, राइट। तो माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर, और क्यू आर बहुत छोटा बोला है, तो साइन क्यू आर को हम क्यू आर से अप्रोक्सीमेट कर देंगे। तो ये आर स्क्वायर डी आर, 0 to r बचेगा। तो जो एफ थीटा होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब बाई 3 आ रहा है ना इंटीग्रेशन करके, तो आर क्यूब हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन पूछा है, क्रॉस सेक्शन होता है एफ थीटा स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये टेंसर का रैंक मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो कि मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये लंबा जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, कह सकते हो जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये मैं लास्ट में कर लूँगा। अच्छा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको डेफिनेटली इसका मतलब पता है कि कैसे क्या करना है। ये जो फॉर्मूला होता है, मतलब बहुत लोग बहुत से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जी एस माइनस जी एल बाई 12+1 × जे, तो इससे आप कर लोगे, ठीक है। म्यू एन, म्यू एन, तो इससे आप कर लेंगे। तो ये मैं नहीं करा रहा। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा करूँगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका कुछ पोटेंशियल है, ऐसे लीनियर पोटेंशियल है जो कि आपको बोला गया है, बेसिकली डब्ल्यू के वी के ऊपर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आप ई एफ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, और इसके ऊपर जो ये डिफरेंस है वो फाई नॉट गिवन है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि पूरा फाई नॉट है, नहीं, पूरा फाई नॉट नहीं है। ई एफ से ये जो डिफरेंस है मैक्सिमम का, इसका डिफरेंस मतलब इसका फाई वन अगर मैक्सिमम मान लेते हो, इसका वैल्यू मैक्सिमम, तो फाई वन माइनस ई एफ, ये आपका ई नॉट है, साई नॉट है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको डब्ल्यू के भी लगाना है। डब्ल्यू के भी के लिए टू दी पावर -2 गामा होता है। गामा क्या होता है, गामा होता है 2m/h का स्क्वायर इंटू वी वी माइनस वी माइनस इन डी एक्स, राइट।
तो v आपका अच्छा, और ये वाला पॉइंट कुछ मान लो, ये मान लो x0 पॉइंट है। x0 इज इक्वल टू क्या है? x0 इज इक्वल टू ये EF है, राइट? तो psi1 माइनस x0 इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू EF। सो x0 इज psi1 माइनस EF डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो इससे आप x0 निकाल सकते हो। ऐसे तो ऐसे ही करना होता है। तो ये बेसिकली आपका आएगा रूट अंडर 2m/h² इंटीग्रेशन के बाहर psi1 माइनस b इज इक्वल टू psi1 माइनस x एप्सिलॉन और b माइनस EF, राइट? तो psi1 माइनस EF है x0 एप्सिलॉन। तो इस psi1 और EF को आप x0 एप्सिलॉन ले सकते हो और एप्सिलॉन को बाहर ला सकते हो, ठीक है? तो मैं ये थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ, ठीक है? ये psi1 और EF इन दोनों को मिला के x0 इंटू एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इंटीग्रेशन रूट अंडर x0 माइनस x dx, राइट? तो यहाँ पर आपका आ गया 2m एप्सिलॉन बाई एच कट स्क्वायर। और ये देखिए समथिंग टू द पावर हाफ है, तो यहाँ पर हाफ प्लस वन दैट इज 3/2 और x0 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है? और यहाँ पर एक 2 का फैक्टर भी रहता है, ये फॉरगेट मत कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2 का फैक्टर लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर 4/3 रूट अंडर 2m एप्सिलॉन बाई एच कट स्क्वायर, ये आपका कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा? 0 टू x0 तक। तो x0 का वैल्यू है psi1 माइनस EF बाई एप्सिलॉन टू दी पावर 3/2। ये आपका फैक्टर आ गया, ठीक है? तो इसको थोड़ा और मैं अच्छे से लिखता हूँ, 2m/h कट स्क्वायर, राइट? अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर एप्सिलॉन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में e⁻³ है, तो एक 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। और फाइनली psi1 माइनस एफ, इसको मैंने psi0 बोला था, तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पर psi0 टू दी पावर 3/2 मतलब रूट के अंदर जाएगा तो psi0 क्यूब, ठीक है? तो ये आपका फाइनली जो फैक्टर है वो आ रहा है। और इसको इसको 2m psi0 क्यूब बाई एच का टेस्ट पर, ये पर इलेक्ट्रॉन चार्ज मैंने नहीं पकड़ा, वो आप देख लेना, ठीक है? और यहाँ सॉरी ई बाहर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है e⁻ माइनस फाइनल जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर बोला है लैम्डा बाई एप्सिलॉन, ये फैक्टर फाइनली आपको मिलना चाहिए। तब आप इन दोनों का वैल्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू लैम्डा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू लैम्डा कर देना। तो यहाँ पर e⁻⁴/3 माइनस 4/6 e⁻⁴/6 इज इक्वल टू e⁻2/3 फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये और एक गया जो कि मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था। ओके, तो अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मतलब करना क्या है, ठीक है? देखिए पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ए इस डायरेक्शन में है, राइट? और ये टी के साथ प्रोपोर्शनल है इन जेड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स। तो हमारा लेंजेस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स करंट इस लूप में ऐसे फ्लो होना चाहिए ताकि फ्लक्स डिक्रीज करे, नॉट इंक्रीज करने में सपोर्ट करे, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो ये और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, ठीक है? तो ये तो सबसे पहले करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फॉर बिकॉज ऑफ फैराडेस लॉ, ठीक है? तो ये एक जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी, इससे, ठीक है? तो डेल डेल टी करके आप यहाँ पर बीटा ओनली रहेगा, बीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, और ये फाई डायरेक्शन में, फाई आर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो हो गया वो हो गया बीटा r/2 पाई, ठीक है? देखिए अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, राइट? अब क्यू जब यहाँ पे मूव करेगा, क्यू यहाँ पर मूव कर रहा है, क्यू मूव करेगा तो इसके लिए करंट प्रोड्यूस होगा। और किसी भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप एक ये मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जो कि आपका फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी, राइट? ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है?
अब देखिए कांस्टेंट करंट होता तो ये ज़ीरो हो जाता, लेकिन ये कांस्टेंट करंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई ए, मतलब बीटा क्यू आर डिवाइडेड बाई टू ए, राइट। और ये आप अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई आर सिंपली, तो इट इज बीटा आर बाई टू ए। अब देखिए आई को आप क्यू बाई टी से रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पर यहाँ पर क्यू बाई डेल्टा टी मतलब कितना, मतलब यहाँ पर मतलब डेल्टा टी टाइम में कितना करंट जनरेट हुआ है ऐसा, ठीक है। तो क्यू और डी एल इज व्हाट, डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा फाइव, मतलब कितना एंगल यहाँ पे रोटेट हुआ है, राइट, ये वाला, ठीक है। तो आर इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, दैट मीन्स आर इंटू ओमेगा, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो गया अल्फा इंटू डी टी, राइट। क्या कर रहा हूँ, आई को क्यू बाई डेल्टा टी से रिप्लेस कर रहा हूँ, डी एल को आर इंटू डेल्टा फाइव से रिप्लेस कर रहा हूँ, आर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है, और ओमेगा को अल्फा डी टी से रिप्लेस कर रहा हूँ, ओके। और बी आपका ऑलरेडी है बीटा टी, राइट। और इस अल्फा को आप बीटा आर बाई टू एम से रिप्लेस कर देना, ठीक है। इस अल्फा को आप बीटा आर बाई टू से रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर एक टी डी टी का इंटीग्रेशन रह जाएगा, जिसका आपका वैल्यू होगा टी स्क्वायर बाई टू। तो इससे आपका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अब आप, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आई का डायरेक्शन अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आई क्लॉकवाइज है, तो अब आपको सोचना होगा कि ये कंप्रेसिव होगा या फिर टेंसाइल होगा, ठीक है। तो आई इस डायरेक्शन में, मान लो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एक सेट डायरेक्शन है। बी कौन से डायरेक्शन में है, जेड एड डायरेक्शन में है। तो डी एल क्रॉस बी, एक्स एड क्रॉस जेड एड क्या होता है, एक्स ऐसे सर्कुलरली घूमता है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मतलब माइनस वाई, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, राइट, टाई स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो रॉड के ऊपर फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉट इस डायरेक्शन, सो ये टेंसाइल फोर्स नहीं है, ये कंप्रेसिव फोर्स है, और इसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो ये एक अच्छा, मतलब आपको लॉजिकली भी थोड़ा सोचना होगा और मैथमेटिक्स भी लगाना है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से अच्छा ही क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन पे तो मैं छोड़ के रखा हूँ, वो मैं एंड में करूँगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स से बहुत स्टैंडर्ड लेवल का ही क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप सभी ने क्या होगा ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लेंस का थ्योरी, बेसिक थ्योरी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मतलब पता ही होगा सबको, तो ये A21 ये 2 to 1 है, और स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोएफिशिएंट है N2 प्लस, सॉरी ये लूज कर रहा है तो माइनस, और ये स्टिमुलेटेड इमिशन का एक एनर्जी डेंसिटी के साथ B21 2 to 1 होता है N2, और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन 1 to 2 के लिए B12 रो N1 ये होता है। तो ये बोला है कि B12 B21 ये दोनों का वैल्यू B है, A21 का वैल्यू A है, और ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है, मतलब जीरो कर दो तो रो का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये रो आपको पता चल रहा है, रो इंटू बी इंटू N1 माइनस N2 इज इक्वल टू A इंटू, राइट। सो रो इज इक्वल टू A इंटू डिवाइडेड बाई बी इंटू N1 माइनस N2। तो ये बेसिक एकदम लेज़र का, सॉरी लेंस का नहीं, लेज़र का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से डिराइव करते हैं हम, वो जो रिजल्ट्स होते हैं वही सब, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये इजी ही था, ठीक है। देखिए कोई भी अगर मिरर न्यूक्लियर है ना, एक जेड है दूसरा एन है, ये एन आइदर Z+1 होता है और ये Z-1 होता है। जैसे कि मान लीजिए 7N15, राइट, 8O15, ठीक है, जस्ट ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 7 है, मतलब Z है, Z-1 है। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन 7 है, Z, और न्यूट्रॉन 8 है, मतलब 8 इज इक्वल टू Z+1, ठीक है। तो ऐसा ही फंडा होता है, मतलब आइदर 2Z+1 और 2Z-1 ये आपका ए होगा, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दे रहा है कि Z और Z-1 वाला एक फंडा लगाना है,
मतलब मान लो कि ये आपका 8 O 16 का वैल्यू दिया हुआ है और ये 7 N 15, इससे आप कंपेयर कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये ए आपका है 2Z-1, राइट। अब देखिए जो मिरर न्यूक्लियर होता है, और देखिए और एक चीज़, Z1 एक का है, Z2 दूसरे का है, तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है Z1 + Z2 × Z1 - Z2, राइट। अब देखिए दोनों का एक z है और एक Z-1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है और इन दोनों का समेशन तो a है। तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर ये आपका a होगा। जैसे कि इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इजिकल टू 64 माइनस 49 इजिकल टू 15, ठीक है। 15 आपका ए है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो यही होगा कि 3/5 Z² E² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और यहाँ पर देखिए दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, मतलब Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बोल दिया है 1.44 लेना है। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर हमें अभी बोला कि इसको ए पकड़ना है, और यहाँ पर R0 का वैल्यू गिवन है, A⁴ होता है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तो A⁴ टोटल हो जाएगा, मतलब Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, इसको मैं ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको 3.53 गिवन है, राइट। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेना ए। अब इस केस के लिए क्या है, इस केस के लिए मैंने बताया A = 2Z-1 है, ठीक है। ये 8 है, ये 7 है, मतलब Z-1 2Z-1 है, तो ए आपका निकल गया, तो इससे आप Z निकाल लोगे, तो इससे शायद 8 आएगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। तो फंडा ये है, ये चीज़ मतलब Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इसके मिरर न्यूक्लियर के केस में ए होता है, ये चीज़ आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं सॉल्यूशन नहीं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको प्रोसीड्यूर बता रहा हूँ क्योंकि सारे डेटा गिवन है, ठीक है। एच कट है, ई है, नंबर डेंसिटी, एटॉमिक नंबर डेंसिटी गिवन है, और आपका क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। देखिए सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी, ये होता है एन ई इंटू म्यू, म्यू इज द मोबिलिटी, और म्यू होता है ई टाउ ओवर एम। तो ये फाइनली आपका होता है एन स्क्वायर टाउ बाई एम, और ये है 1/ρ, 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो एम आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, नंबर डेंसिटी आपका गिवन है, ई गिवन है, तो इससे आप टाउ फाइंड कर लोगे, राइट। मतलब आपका रिलैक्सेशन टाइम आपका मिल गया। और देखिए और आपको क्या चाहिए, फर्मी एनर्जी, मतलब फर्मी वेलोसिटी चाहिए अल्टीमेटली। फर्मी एनर्जी क्या होता है, फर्मी एनर्जी होता है h²/2 पाई 3 पाई² n⁴, राइट। एन आपका गिवन है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इससे आप फर्मी एनर्जी कर लेना। और फर्मी एनर्जी मतलब हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ये आपका फर्मी एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे वी एफ, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मीन फ्री पाथ होता है वी एफ इंटू टाउ, तो इससे आप लैम्डा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसीडियर है, करके देख लेना आप खुद से। अच्छा, ये मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा फिर वीडियो, कि आपको बेसिकली करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि ऐसा टर्म्स गिवन हो, मतलब आप कैसे कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कुछ क्यू है और कुछ फंक्शन ऑफ पी है, जैसे कि फॉर पी स्क्वायर, इस टाइप का काम आपको करना होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यू, और आपका बच जाएगा क्यू पी। क्यू पी का पॉइसन ब्रैकेट है, पॉइसन ब्रैकेट 1 होता है, तो फाइनली इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 पी। मान लीजिए मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ऐसे टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए -1/2² ये टर्म आपका है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/क्यू क्यूब, राइट। 1/क्यू क्यूब होता है, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, 1/क्यू क्यूब होता है। और बच गया क्या, ओनली क्यू, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देना, और पी या तो पी रहेगा या फिर क्यू रहेगा, इसका डिफरेंशिएट, ये क्यू का टर्म है, ये इट्स कंटेनिंग ओनली क्यू, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, ओनली क्यू रख दो, और पी और क्यू का पॉइसन ब्रैकेट -1 होता है। तो इस टाइप से आपको टर्म्स कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट क्या आएगा, -2/पी क्यू,
फॉर एग्जाम्पल ये इसके लिए नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसको आपको अगर कैलकुलेट करना होगा तो 1/p² का डिफरेंशियल -2/p³ होता है, और ब्रैकेट में बचेगा q इंटू पी। ठीक है, तो क्यू पी का पोइसन ब्रैकेट आपका होता है 1। तो यहाँ पर सिंपली आपका ये रिजल्ट आएगा। तो इसका प्रूफ क्या है, ये आप जैसे ऊपर तय में देख सकते हो। यहाँ पर फंक्शन ऑफ पी और फंक्शन ऑफ क्यू इन जनरल आपका मतलब सॉल्व किया गया है। तो इन जनरल एफ पी और एफ क्यू अगर हो तो एफ डैश पी और एफ डैश क्यू आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और ओनली पी क्यू रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप सिंपल है क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बोला है, बाकी नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों सेम मोमेंटम से जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हो। तो देखिए 2 इंटू रूट अंडर, मतलब इसका अगर रिलेटिविस्टिक एनर्जी लिखे, इसका प्लस इसका दोनों का, तो 2 इंटू p² प्लस एम पाई, ये पायॉन्स क्रिएट कर रहा है, तो एम पाई स्क्वायर सी टू दी पावर 4। और ये केवन तो इनिशियली आपका रेस्ट में था, जो कि आपका अ, ये गिवन है 495 इसका। तो ये एम पाई का वैल्यू आपका 135 है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, मतलब इससे आपका पी निकल जाएगा। पी अप्रोक्सीमेटली शायद 2.07 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको सॉल्व करना था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दिया हुआ है तो सब कुछ इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम फिर सेम हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट फ्रेम में अगर P1 P2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, मतलब ये कैओन के फ्रेम में आप बैठ के देखोगे, मतलब कैओन के ऊपर बैठे हुए हो, इस नज़रिए से देखोगे तो दोनों अपोजिट साइड में सेम मोमेंटम से जाएगा, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व कराना है। अच्छा, ये वाला मुझे उतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये इजी है इसलिए इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं मतलब मान रहा हूँ कि आप सबने किया होगा। ठीक है, तो ये इजी था, ये आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा, ये भी मुझे अभी उतना तो याद नहीं, पार्टिकल फिजिक्स का, तो ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, अगर फेस फेस आता है बनाना तो ठीक है। पहले तो आपको पोटेंशियल का ग्राफ बनाना पड़ता है। पोटेंशियल को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, x² 2 इंटू 1 + 2x/3। ठीक है, ये तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस हिसाब से दिखेगा। x=0 पे 0 है, x=−3/2 पे 0 है, इन दोनों पॉइंट के 0 है। इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है, इस रीजियन में भी ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, ऐसा कुछ एक ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, और फिर ये नेगेटिव में जा रहा है। इस फंक्शन का तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, तो अब रूल क्या कहता है हमें, तो हमें 3 एनर्जी गिवन गया है, E1 E2 E3। तो मान लो E1 यहाँ पर है, E2 यहाँ पर है और E3 यहाँ पर है। तो देखिए E3 अगर कोई पार्टिकल यहाँ से आ रहा है E3 एनर्जी लेके, तो पहले तो ये इनफाइनाइट नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब टोटल एनर्जी आपका इनफाइनाइट है। और फिर इस पॉइंट पे एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल है, मतलब ज़ीरो होगा, मतलब कुछ हाइपरबोलिक टाइप का कर्व आपका बनता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते जाएगा, ऐसे करते करते जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीपल कर्व्स दिखा रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन में एक ही कर्व गिवन है। तो ऐसे करते करते जाएगा, जब ये मैक्सिमा पे आएगा, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आपका कर्व्स जो होगा फेस पे वो ऐसा होता है, राइट, हाइपरबोलिक। फिर यहाँ पर E2 जो है इस रीजन में बाउंडेड है। बाउंडेड पार्टिकल को आप कैसे दिखाते हो, फॉर एज एलिप्स, एज अ एलिप्स। तो इस रीजन में कुछ बाउंडेड कर्व्स बनेगा। और अगर E1 इस रीजन से आप जा रहे हो, तो पहले तो डिक्रीज करेगा एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। फिर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, फिर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं उतना एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर पूरा वीडियो एक लग जाएगा। फिर इसको अच्छे से समझने का चीज़ है, आपको अगर पता है तभी ये करना। ठीक है, तो ये पहले वाला कर्व हो जाएगा आंसर इसका। अच्छा, KCL वाला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो NaCl एक बहुत मतलब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, NaCl और KCl का प्लॉट्स में क्या डिफरेंस होता है XRD में। ठीक है, तो XRD में देखिए ये दोनों ही एक्सिस टाइप है, तो कुछ तो फैक्टर रहेगा। और फिर ये क्या होता है, जो हम
कहते हैं शायद फॉर्म फैक्टर या फिर कुछ कहते हैं, मतलब इफ से डिनोट करते हैं। एक तो होता है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, कुछ इफ से डिनोट करता है, और इफ से डिनोट करता है, मेरा जब भी नाम याद नहीं रहा, ठीक है। और एफ सी एल मतलब एन ए सी एल वाला दिखा रहा हूँ, आई टू पाई एच प्लस के प्लस एल, ये एफ एन ए, और इसको आप एफ के से भी रिप्लेस कर सकते हो फॉर के सी एल। अब देखिए, अब चीज ऐसा है कि अब एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू यहाँ पर फैक्टर्स जो है वो मतलब जो अनमिक्स्ड टर्म ले रहे हो तो ये वाला फैक्टर 4 हो जाएगा, ठीक। अब एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू अगर मान लीजिए इवन है, इवन है, तो इवन के लिए क्या होगा, एफ मतलब के सी एल के लिए एफ के प्लस एफ सी एल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू ऑड है, सॉरी ये आई पाई होता है, ये वैल्यू ऑड है, तो एफ के माइनस एफ सी एल होता है, राइट, अगर ऑड है। तो सिमिलरली फॉर एन के लिए भी आपका इवन केस के लिए एफ एन ए प्लस एफ सी एल, और ऑड केस के लिए एफ एन ए माइनस एफ सी एल। अब देखिए ये जो फॉर्म फैक्टर्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली एटॉमिक नंबर्स, जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मान लीजिए इक्वल ही होता है। अब एन ए और सी एल में जेड का, जेड एन ए और जेड सी एल बहुत डिफरेंट है, तो ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। बट के और सी एल दोनों का ना, अब एटॉमिक नंबर जेड देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये वाला टर्म जीरो टेंड कर जाएगा। इसलिए जब एच प्लस के अनमिक्स्ड तो होना ही है क्योंकि एफसीसी है, लेकिन एच प्लस के प्लस एल अगर ऑड हो जाए ना, एच प्लस के प्लस एल इज इक्वल टू ऑड, तो केसीएल में पैटर्न नहीं दिखता, एनएसीएल में दिखता है, छोटा पैटर्न दिखता है, लेकिन एनएसीएल केसीएल में पूरा ही ऑलमोस्ट वैनिश कर जाता है, ठीक है। तो ये केसीएल और एनएसीएल का बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशन है, आप देख लेना किसी बुक में, ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात तो अनमिक्स टर्म देखो, ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर मिक्स टर्म दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में देखिए अनमिक्स्ड है। लेकिन ऑप्शन 4 में आप देखोगे कि एच प्लस के प्लस एल सभी में इवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, और ऑड अगर है तो एनएसीएल में तो पैटर्न मिलेगा लेकिन केसीएल में पैटर्न नहीं मिलेगा, तो ये आपका करेक्ट होगा, एक इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, और ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है, यहाँ पर एक फैक्टर में गलती है, ठीक है, मैंने सॉल्व किया था लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर में गलती है, तो ये आप कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। अब मैं मेन एक क्वेश्चन में जाता हूँ जो कि मैंने छोड़ दिया था, जो कि मैंने बोला था कि अच्छा क्वेश्चन है, वो ईएमटी से कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई भी करना डेफिनेटली, और मैं डायरेक्टली सोल्यूशन में जाता हूँ इसका, ठीक है। ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देखिए ये बोला है कि ये जो डाइपोल है इनिशियली जेड डायरेक्शन में और फिर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन में रोटेट कर रहा है, राइट, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, मतलब वाई जेड प्लेन पे रोटेट कर रहा है। तो कुछ टी टाइम के बाद ये मान लीजिए कुछ रोटेट कर गया है, जिसके लिए इसका एंगल जो है जेड एक्सिस के साथ ये ओमेगा टी है, ओके। तो एम को आप वेक्टर में लिख लो, एम इज इक्वल टू एम cos ओमेगा टी जेड हैट प्लस साइन ओमेगा टी वाई हैट, राइट। अब देखिए, अब मान लीजिए अब किसी एक पॉइंट में, मतलब ये मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मतलब इरेज कर रहा हूँ अभी फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब ये वाला पार्ट आप समझ गए कि क्यों मैंने इनको ऐसे लिखा है, मतलब किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट में ये एक पॉइंट है, ये कुछ रो डिस्टेंस पे मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट क्या होता है आपका 2 पाई रो डी रो, राइट, रो डी फाइव जैसे आप लिखते हो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये बेसिकली एक सिलेंडर, सर्कुलर कोऑर्डिनेट को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेते हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आप
अगर फ्लक्स आपको फाइनली इलेक्ट मतलब ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ क्या मतलब आपको फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज बी डॉट डी एस, और डी एस आपका देखिए पूरा फ्लक्स मतलब लूप में डिस्क में जेड डायरेक्शन में है। तो आप जो बी आएगा ये डी एस क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू टू पाई रो डी रो, राइट। और इसको जेड हेड से डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये फाइनली आपको कैलकुलेट करना है। फाई निकल गया फिर तो ये ईएमएफ निकल ही जाएगा, बस डिफरेंशिएट करने, ठीक है। तो इस ये एक इंटीग्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। बी का जो फॉर्मूला होता है ना, बी का फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना होगा, तभी आप कर पाओगे। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई मॉड आर क्यू 3 इन वेक्टर डॉट आर हैट इंटू आर हैट माइनस एम। और ये आप मतलब फ्लक्स के टर्म में ही लिख लो, ठीक है। तो डॉट जेड हैट कर दिया मैंने, और थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, फ्लक्स ही मैं लिख रहा हूँ, इनटू डीएस कर देता हूँ यहाँ पर, फ्लक्स मतलब डिफरेंशियल फ्लक्स, ठीक है। तो आर हैट डॉट जेड हैट माइनस एम वेक्टर डॉट जेड हैट, राइट। अब देखिए ये आर को आप कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर, आर वेक्टर इज व्हाट, ये जेड एक्सिस में तो 4a डिस्टेंस में है, और ये रो को आप क्या लिख सकते हो, रो को आप लिख सकते हो वाई जे हैट प्लस एक्स आई हैट, ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब मैं एकदम कार्टेशियन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 4a जेड हैट प्लस एक्स आई हैट, और हाँ रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है, प्लस वाई जे हैट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं रो स्क्वायर लिख रहा हूँ, राइट। अब देखिए आर हमारे पास आर हैट, ये आर हैट लिखा मैंने, आर हैट है, एम वेक्टर है, सभी टूल्स मैंने लिख दिया। अब आपको करना है ये टर्म स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो म्यू नॉट डी एस बाई 4 पाई आर क्यूब, डी एस बाई 4 पाई मॉड आर क्यूब, राइट। 3 आपका है एम डॉट आर हैट, मतलब अच्छा एम मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एम में कॉमन ले रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी जेड हैट, तो कॉस ओमेगा टी जेड हैट यहाँ पर है 4a जेड हैट, तो कॉस ओमेगा टी से 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 कॉस ओमेगा टी, राइट। और देखिए साइन ओमेगा टी के साथ वाई हैट है, वाई के साथ वाई हैट है, तो साइन ओमेगा टी के साथ वाई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो प्लस वाई साइन ओमेगा टी, राइट। और यहाँ पर आपका क्या है, आर हैट डॉट जेड हैट, आर हैट डॉट जेड हैट मतलब और एक आर 4a है। अच्छा यहाँ पे मॉड आर भी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो और एक 4a है, और यहाँ पे भी मॉड आर है। तो ये पार्ट हो गया एक पार्ट, और यहाँ पर क्या है, एम वेक्टर डॉट जेड हैट, ये आपका एम वेक्टर है, इसके साथ जेड हैट ले रहे हो तो एम कॉस ओमेगा टी ओनली बचेगा, तो एम बाहर ले लिया है मैंने ऑलरेडी, तो कॉस ओमेगा टी बच गया। और ये आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज, ये डी एस आपका मैंने जैसे बोला 2 पाई रो डी रो है, डी रो, राइट। और वाई आपका क्या है, देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ना ये आपका कुछ होता है रो, और इसको आप रो एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई और वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई करके लिखते हो, राइट, रो साइन फाई करके लिखते हो। तो देखिए यहाँ पर y बैठा हुआ है एक, तो y को जब आप रो साइन फाई से रिप्लेस करोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे, तो ये आपका डी फाई के, मैंने 2 पाई इसलिए मतलब लिखना गलत होगा, पहले रो डी फाई करके लिखो डी एस को, साइन फाई डी फाई करके आप इंटीग्रेशन आएगा, मतलब इस वाले टर्म पे आप समझ रहे हो ना, y इजिकल टू रो साइन फाई मैंने लिखा, और डी एस आपका है रो डी फाई, तो साइन फाई डी फाई का एक इंटीग्रेशन आएगा, जो कि आपका 0 to 2 पाई 0 होता है। तो ये वाला टर्म सर्वाइव नहीं करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ओनली आपका कॉस ओमेगा टी वाला टर्म रह गया, ठीक है। तो इसको मैं बाहर लेता हूँ, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर क्यूब, एम बाई 4 पाई मॉड आर क्यूब
कॉस ओमेगा टी रह गया हमारा बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर। 3 into 4 into 4, 48a कॉस ओमेगा टी था, मतलब इस वाले से सब मल्टीप्लाई करना। 48a आपका रह गया, डिनोमिनेटर में 8 to the power 5 रह गया, और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो रहा है रो डी रो डी फाइव। डिनोमिनेटर है मॉड आर टू दी पावर 5। मॉड आर क्या है आपका 4a² प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक 1 भी था। ठीक है, मतलब कॉस ओमेगा टी यहाँ से आप बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पर एक 1 भी आएगा, तो इसके लिए रो डी रो डी फाइव बाई मॉड आर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रो डी रो डी फाइव बाई मॉड आर क्यूब, राइट। तो मॉड आर, अच्छा मॉड आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मॉड आर इज रूट अंडर 4a² प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4a² यहाँ पर मॉड आर टू दी पावर 5 था, तो यहाँ पर टू दी पावर 5/2 लग जाएगा। और इसको मॉड आर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, मॉड आर क्यूब को आप लिख सकते हो 4a² प्लस रो स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो अब आपका बच गया सिर्फ रो के ऊपर इंटीग्रेशन, राइट। अब देखिए म्यू नॉट, सॉरी ये मॉड आर क्यूब तो नहीं है, ये मैंने अंदर ले लिया है। म्यू नॉट एम कॉस ओमेगा टी। अब डी फाई का इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ, क्योंकि अब कोई फाई का डिपेंडेंस है नहीं, वाई एक्स ऐसा कुछ नहीं है, तो डी फाई इजिकल टू 2 पाई हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है थोड़ा। तो ये सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है कि इस, हाँ तो जो मैं बोल रहा था कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो रो डी रो ऑलरेडी है, यहाँ पर रो स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो आप 4a² प्लस रो स्क्वायर, इसको आप कुछ z² मान लो, फिर रो डी रो इज इक्वल टू जेड डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर डी जेड बाई जेड टू दी पावर 5, मतलब आपको यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन करना होगा जो कि है डी जेड बाई जेड टू दी पावर 4। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन करना होगा जो कि होगा डी जेड बाई z²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ। ठीक है, वो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कॉस ओमेगा टी बाई 2, यहाँ पर 16a इंटू 1/4a² प्लस रो स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यहाँ पर आपका लिमिट जाएगा 3a टू 0, क्योंकि एक नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि 1/z⁴ का आप इंटीग्रेशन करते हो तो z⁻³ होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो आपका था dz/z² इज 1/z, राइट। तो यहाँ पर आएगा आपका 1/z माइनस था 1/z 4a² प्लस z², और इसका भी लिमिट आएगा आपका 3a टू 0। तो अब इसको आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, म्यू नॉट एम कॉस ओमेगा टी बाई 2, राइट। और यहाँ पर देखिए 16a तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 रूट अंडर है 4² यहाँ पर शायद एक डबल ए था ना, मैंने शायद कुछ गलती किया है। एक 4a यहाँ से आ रहा था, 4a था यहाँ पर, 4a कॉस ओमेगा टी, 16a² था यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्क्वायर था, जो भी हो। ठीक है, तो इसका डायमेंशन मैच करना चाहिए, क्योंकि ये भी 1/a है तो ये भी 1/a ही होगा। ठीक है, तो मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो रहा है 64a³ माइनस 125a³ माइनस 1/4a माइनस 1/5 है, दैट इज 1/20a। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, फिर मैं भी कर ही देता हूँ। ठीक है, म्यू नॉट एम कॉस ओमेगा टी बाई 2, यहाँ पर 2a भी बाहर ले लिया मैंने, तो 1/4 माइनस 1/20 माइनस 1/125, राइट। तो ये शायद 500 कॉमन जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर एक 125 आएगा,
-25 आएगा, -4 आएगा। तो सॉरी 125 भी सॉरी 16/125 था ना, 16 6 64 राइट। तो ये न्यूमरेटर में बचा 36, 18 बचा, ठीक है। 18 म्यू नॉट एम कॉस ओमेगा टी बाई आपका बचा यहाँ पर 500, 500 ए। तो ये आपका हो गया फ्लक्स का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ईएमएफ आप डी फाई डी टी से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपका जो की पॉइंट है इस प्रॉब्लम में वो है यही लाइन है। इस लाइन को आपने लिख लिया फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, और बाकी मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही था। मतलब ऐसा नहीं है कि 30 में से लोग 25 क्वेश्चन कर लेंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से घर बैठ के आप 15 से 20 क्वेश्चन भी शायद कर लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 क्वेश्चन बहुत है, और 10 क्वेश्चन भी अच्छा मतलब, और मतलब कट ऑफ के लिए अगर बोलूँ, ठीक है। कट ऑफ के लिए मतलब ये तो अच्छे लोग करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत जो मतलब पहला जिनका रैंक आएगा, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। मतलब आपका अच्छा रैंक इससे भी आ सकता है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन अपने अगर ठीक से किया है तो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा करने लायक क्वेश्चन नहीं था, और स्पेशली ईएमटी का तो मतलब छोड़ने लायक ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं कट ऑफ का एक वीडियो भी लाऊँगा, मैं देख लूँगा कि कौन-कौन सा मतलब एकदम ईज़ी सा करने लायक था, और बाकी उस हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊँगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि 90 टू 95 के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो जनरल का जेआरएफ नहीं जाएगा, शायद कम ही देखने को मिले। क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा खासा था, जैसा कि होना चाहिए। तो मुझे ख्याल से मतलब ये 95 के आसपास, 90 टू 95 के बीच ही रहेगा। 95 से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला है, बाकी देखते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।